आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज 25 दिन वाला सीरीज 5वां क्लास है। इसमें हम 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। कितना, जैसा कि आप लोग ऊपर में देख रहे होंगे, 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और ये 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा चैप्टर रिवीजन है। कौन सा चैप्टर? जो कि हर किसी को डिफिकल्ट लगता है, जेनेटिक्स, आनुवांशिकता चैप्टर है। जेनेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहे हैं। इसमें क्या रहेगा? जेनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जेनेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। और ये सिर्फ ना, खास तौर से हम बार बार अपने वीडियो में यही बताते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए है जो अपनी साल भर की पढ़ाई बर्बाद कर दी है मौज मस्ती में। अब वो चाहते हैं कुछ जादू मंत्र मिल जाए जिससे हम बिहार बोर्ड में अच्छा कुछ कर ले जाए, यानी 70 में से तो 50 ला ही लेगा। इतना मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैं ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से रखा हूँ कि एक टॉपिक से एक ऑब्जेक्टिव ही है। और इस तरह से पूरा एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव आ गया। पूरा चैप्टर का हर टॉपिक है, उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ 30 क्वेश्चन है तो हम इस वीडियो में आपको 150 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। 150 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन से 150 क्वेश्चन बना के दिखाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षण का प्रयोग किया था? तो ऑप्शन ए में है 7 लक्षण, ऑप्शन बी में है 8 लक्षण, ऑप्शन सी में है 9 लक्षण और ऑप्शन डी में है 10 लक्षण। तो कितने लक्षण का प्रयोग किया था मेंडल ने? तो मेंडल ने 7 लक्षण का प्रयोग किया था। कितने लक्षण का प्रयोग किया था? 7 लक्षण का प्रयोग किया था। हम ना सबसे पहले क्या करते हैं, इस जेनेटिक्स चैप्टर में क्या क्या रिवीजन करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। पहले एक ना कहानी के फॉर्म में इस जेनेटिक्स चैप्टर को, आनुवांशिकता चैप्टर को हम कहानी के फॉर्म में एक बार देख लेते हैं। किस फॉर्म में? कहानी के फॉर्म में, कि कैसे इसको है ना रिवीजन करना है, किस हिसाब से वंशांगति तथा विविधता के सिद्धांत। इस चैप्टर का नाम है, इसे किस तरह से पढ़ाना है। सबसे पहले क्या था, इसका जो मैन, जो इसका राइटर होता है इस चैप्टर का, वो होता है मेंडल ने क्या किया था? मेंडल करते हैं मटर के पौधे पे क्या एक्सपेरिमेंट करता है। मटर के पौधे पे क्या करता है? एक्सपेरिमेंट करता है। तो मटर का पौधा ही वो क्यों चुनता है? मटर का पौधा इसलिए चुनता है ताकि वो, मटर का पौधा क्या होता है, एक वर्षीय पौधा होता है। उसे बागीचे में आसानी से उगाया जा सकता है। और क्या होता है, वो उसमें ना लैंगिक जनन होता है। कैसा होता है? द्विलिंगी पौधा होता है, उसमें नर और मादा दोनों पाया जाता है। और मटर का सबसे बड़ी रीज़न ये था मटर का पौधा चुनने का, कि उसमें 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण था। जो कि पहला क्वेश्चन यही था, मेंडल ने मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का प्रयोग किया था? 7। दूसरा क्वेश्चन है कि मेंडल ने निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं चुना था? तो मेंडल ने टोटल 7 लक्षण चुना था। वो सुनो, 7 लक्षण चुना था। वो कौन सा? सबसे पहली बात, पौधे की लंबाई। पौधे की लंबाई में प्रभावी लक्षण मैं पहले बोलूँगा और अप्रभावी लक्षण बाद में। तो पौधे की लंबाई, लंबा, बौना। उसके बाद बीज का आकार। बीज का आकार क्या था? गोल, छुरीदार। बीज का रंग पीला एंड हरा। फूल का रंग कैसा होता है? बैंगनी और सफ़ेद। फली का रंग हरा और पीला। फली की आकृति पुष्प की आकृति अक्षस्थ और कक्षस्थ। ठीक इस तरह से 7 लक्षण टोटल होता है मेंडल का।
तो मेंडल ने निम्न में से कौन सा लक्षण नहीं चुना था? तो ये ऑप्शन हो जाएगा फूल की स्थिति। फूल की स्थिति नहीं चुना था, फूल का रंग चुना था, फूल का आकार चुना था। फली की स्थिति होती है, फूल की स्थिति नहीं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा है मेंडल के सफलता के नियम में क्या करने थे? मेंडल के सफलता में निम्न में से क्या कारण थे? मेंडल के सफलता होने के कारण क्या थे? तो मेंडल क्यों सफल हुए? मेंडल ने अपने पहला ऑप्शन दिया हुआ है शुद्ध वंशकर्म तथा शुद्ध प्रजनन किस्म का उपयोग। शुद्ध वंशकर्म तथा शुद्ध प्रजनन का उपयोग क्या था? एक समय में एक लक्षण पर विचार किया था, यह भी बात सही है। और प्रयोगों का सांख्यिकी रिकॉर्ड रखा था। क्या किया था? प्रयोगों का सांख्यिकी रिकॉर्ड रखना था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर कौन सा नियम दिया था? मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पे कौन सा नियम दिया था? सबसे पहले एक संकर संकरण से होने वाले सारे क्वेश्चन बनेंगे। मेंडल ने एक संकर संकरण का प्रयोग किया था, किस पे किया था? लंबे पौधे को लिए थे और बौने पौधे का। जब लंबे पौधे और बौने पौधे का संकरण कराया तो उन्होंने F1 में देखा कि सिर्फ लंबे पौधे। अब F1 में लंबे पौधे क्यों हुए? क्योंकि वहाँ पे प्रभावी लक्षण अपना प्रदर्शित कर रहा था। F1 में सिर्फ क्या हुए? लंबे पौधे नजर आए। अब मेंडल परेशान हो गए, आखिर मैंने एक लंबे पौधे को लेकर के प्रयोग किया है, एक बौने पौधे को लेकर के प्रयोग किया है, एक लंबे पौधे और बौने पौधे का क्रॉस कराया है, तो सिर्फ लंबा पौधा ही क्यों बना F1 जनरेशन में? बौना पौधा कहाँ चले गया? अब मेंडल परेशान हो जाते हैं। तो वो फिर क्या करते हैं? F1 का फिर से क्या करते हैं? स्वपरागन होने देते हैं। स्वपरागन होने देते हैं तो F2 में देखते हैं कि लंबे पौधे भी बनते हैं और बौने पौधे में बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है जो इम्पोर्टेंट है? क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन ये पूछता है कि मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग में जीनोटाइप रेशियो इसका क्या होता है? F2 का जीनोटाइप रेशियो क्या होता है? F2 का जीनोटाइप रेशियो होता है 1:2 F2 का कितना होता है? 1:2:1 जीनोटाइप। अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप हो जाता है 3:1। फिनोटाइप कितना हो जाता है? 3:1। अब मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पे 2 नियम दिया था। क्या नियम दिया था? मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पे 2 नियम दिया था। पहला प्रभावती का नियम, क्या था? प्रभावती का नियम एंड दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम बोलते हैं। अब प्रभावी नियम किसे बोलते हैं? जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में होता है तो सिर्फ वहाँ पे अपना प्रभावी लक्षण प्रदर्शन करता है, इसे ही प्रभावी लक्षण बोलते हैं। और पृथक्करण का नियम क्या होता है? तो पृथक्करण का नियम ये होता है कि कभी भी आपस में दो युग्मक का एलील मिलते नहीं है। वो एक समय आता है जहाँ दोनों शो करते हैं। जैसे F2 में लंबा पौधा भी बना और बौना पौधा भी बना। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ से कि प्रभावी नियम का क्या था? एक्सेप्शन। क्योंकि प्रभावी लक्षण क्या बोलता है कि जब प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ में रहता है तो सिर्फ कौन लक्षण अपना प्रदर्शन करेगा? प्रभावी। क्या अपूर्ण प्रभाविता में ऐसा होता है? अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है? अपूर्ण प्रभाविता में जब एक सफ़ेद पुष्प को एक लाल पुष्प के साथ
कराया जाता है तो लाल पुष्प क्या होता है, लाल पुष्प होता है प्रभावी। तो वहाँ पे सिर्फ लाल पुष्प बनना चाहिए F1 जनरेशन में, लेकिन ऐसा नहीं होता। F1 जनरेशन में क्या बन जाता है, गुलाबी पौधा। तो प्रभावी नियम क्या होता है, ये इसका एक्सेप्शन है, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। देखो एक क्वेश्चन से हम कितना क्वेश्चन बना। अब 5वां क्वेश्चन बोल रहा है प्रभाविता नियम का अपवाद क्या था, तो अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता दोनों, ऑप्शन सी। और चौथा क्वेश्चन का आंसर नहीं बताए हैं। मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पर कौन सा नियम दिया था, तो प्रभाविता का नियम भी दिया था और पृथक्करण का नियम भी दिया था। तो ऑप्शन सी यहाँ भी हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ भी हो जाएगा। 4 का भी ऑप्शन सी और 5 का भी ऑप्शन सी। मानव में एबीओ रक्त समूह निम्न के उदाहरण को दर्शाते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप किसको दर्शाता है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप दर्शाता है सहप्रभाविता को भी दर्शाता है एंड बहुविकल्पता को भी दर्शाता है। अपूर्ण प्रभाविता को नहीं दर्शाता, यानी ऑप्शन हो जाएगा मेरा डी करेक्ट। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक बच्चे का रक्त समूह और पिता का, एक बच्चे का रक्त समूह ओ और पिता का रक्त समूह ए है, माता का रक्त समूह बी है, तो जनकों का जीनोटाइप क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझो। बोल रहा है कि एक पिता है, यानी पिता को हम आपसे लिखते हैं, इसका ब्लड ग्रुप बोल रहा है क्या, पिता का रक्त समूह बोल रहा है, पिता का रक्त समूह क्या है, ए है, एंड माता का रक्त समूह क्या बोल रहा है, बी। माता का रक्त समूह क्या बोल रहा है, बी। और बच्चा का रक्त समूह क्या है, ये ले रहे मदर, ये लेते हैं चाइल्ड। चाइल्ड का रक्त समूह क्या है, तो चाइल्ड का रक्त समूह है ओ। तो बोल रहा है कि जनक का यानी माता पिता का रक्त समूह क्या होगा जो उसके बच्चे का ओ हुआ है। तो इसके माता का क्या हो सकता है, तो माता का हो सकता है तो आई बी स्मॉल आई हो सकता है, एंड पिता का क्या हो सकता है, तो पिता का हो सकता है आई ए स्मॉल आई। तब तो आई मिलकर के ओ ब्लड ग्रुप बनाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ भी क्या हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखना है, पुनेट स्क्वायर का खोज किसने किया था। तो पुनेट स्क्वायर का खोज किसने किया था, रीजनेल्ड ने। किसने किया था, रीजनेल्ड ने पुनेट स्क्वायर का खोज किया था। और ये एक कैसा है, ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, ठीक है, ब्रिटिश के साइंटिस्ट थे। मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग का फिनोटाइप अनुपात क्या था। मेंडल का द्विसंकर संकरण, तो मेंडल का द्विसंकर संकरण प्रयोग में फिनोटाइप अनुपात क्या था। फिनोटाइप अनुपात इसका था 9:3:3:1, यानी ऑप्शन बी सही होगा इसका। और मेंडल ने द्विसंकर संकरण के आधार पे कौन सा नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। किसका नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। याद रखना क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मेंडल के द्विसंकर संकरण के आधार पे कौन सा नियम दिया था, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। मेंडल ने एक संकर संकरण के आधार पे कौन सा नियम दिया था, प्रभाविता का नियम एंड पृथक्करण का नियम, जिसे विसंयोजन का नियम भी बोलते हैं। अब बोलेगा कि प्रभाविता का नियम का अपवाद क्या है, तो प्रभाविता का नियम का अपवाद क्या है, स्वतंत्र अपव्यूहन एंड अपूर्ण प्रभाविता, प्रभाविता का नियम का अपवाद क्या है, अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 10 नंबर क्वेश्चन कि मेंडल के द्विसंकर संकरण प्रयोग का फिनोटाइप अनुपात क्या है, 9:3:3:1, यानी ऑप्शन बी सही। 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है
11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं कि जेड जेड और जेड डब्ल्यू लिंग निर्धारण होता है, किसमें होता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू लिंग निर्धारण किसमें होता है, तो ये सबसे पहले पक्षी में होता है, किसमें होता है, पक्षी में होता है, किसमें होता है, जेड जेड और जेड डब्ल्यू लिंग निर्धारण किसमें होता है, पक्षी में होता है, किसमें होता है, पक्षी में होता है। और अगर हम बात करें लिंग निर्धारण का, तो सुनो, अगर बोर्ड पे पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छे से समझाते हैं लिंग निर्धारण के बारे में। तो लिंग निर्धारण के बारे में सुनो, तो लिंग निर्धारण में सबसे पहले लिंग निर्धारण का खोज किसने किया था, हैकिंग टिड्डा ने किया था। कब किया था, टिड्डा ने कब किया था, 1819 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1819 ईस्वी हैकिंग ने किया था। हैकिंग ने किया था कब, सबसे पहले लिंग निर्धारण का खोज किसने किया था, हैकिंग ने कब किया था, 1819 ईस्वी में। किस पे किया था, तो टिड्डा पे किया था। किस पे किया था, टिड्डा पे किया था। अब टिड्डा का लिंग निर्धारण क्या होता है, टिड्डा में कौन सा लिंग निर्धारण होता है, तो टिड्डा में लिंग निर्धारण होता है एक्स एंड एक्स ओ। अब यहाँ पे एक्स जो होता है फीमेल होता है और एक्स ओ जो होता है मेल होता है। लेकिन ये वाला कंडीशन में, पक्षी वाले कंडीशन यानी मोर वाले कंडीशन में क्या होता है, जो जेड जेड होता है वो क्या होता है, नर होता है। जेड जेड जो होता है वो क्या होता है, मेल होता है। जो जेड डब्ल्यू होता है वो क्या होता है, फीमेल होती है। क्या होता है, फीमेल होती है। जेड जेड डब्ल्यू क्या होता है, फीमेल होती है। ठीक, अगर मैं बात करूं कि लिंग निर्धारण की ड्रोसोफिला एंड मनुष्य में कहा था, ड्रोसोफिला और मनुष्य में होता है एक्स 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 वाई। ठीक, और हम बात करें टिड्डा का हो गया, टिड्डा में क्या होता है, एक्स 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 ओ। और मधुमक्खी मधुमक्खी पूछा जाता है कि मधुमक्खी में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। जो नर मधुमक्खी होता है उसमें 16 ही गुणसूत्र पाया जाता है। लेकिन जो क्या होता है, रानी मधुमक्खी होती है उसमें कितना पाया जाता है, 32 गुणसूत्र। और नर मधुमक्खी को ही बोलते हैं ड्रोन। श्रमिक मधुमक्खी में कितना पाया जाता है, 32 गुणसूत्र। ठीक है, बोर्ड पे पढ़ाते तो बहुत अच्छे से पढ़ाते, चलो कोई बात नहीं। मेंडल ने मटर पर अपना प्रयोग कब से कब तक किया, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं कि मेंडल ने मटर पर प्रयोग कब से कब तक किया था, तो 1856 से 1863 ऑप्शन है, ऑप्शन बी 1956 से 1963, ऑप्शन सी 1800 से 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1856 से 1873 ईस्वी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, तो करेक्ट ऑप्शन है 1856 से लेकर के 1863 ईस्वी तक मेंडल ने अपना प्रयोग किया था। 7 वर्षों तक लगातार मटर के पौधे पे प्रयोग किया था, इसलिए 7 लक्षण था। 7 वर्ष तक अपना प्रयोग किया था। कब से कब तक, 1856 से 1863 ईस्वी तक। निम्नलिखित में से किस दशा में जीनोटाइप फिनोटाइप समान आता है, तो जीनोटाइप और फिनोटाइप कब समान होता है, तो अपूर्ण प्रभाविता वाले कंडीशन में। जब अपूर्ण प्रभाविता का होता है उसमें क्या होता है, जीनोटाइप फिनोटाइप समान आता है, क्योंकि उसमें बन जाता है लाल गुलाबी और सफ़ेद, इसलिए 1:2:1 आता है जीनोटाइप भी, और फिनोटाइप भी इसका क्या आता है, 1:2:1 आता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता, ऑप्शन नंबर बी। और ना अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल याद कर लेना। अपूर्ण प्रभाविता किसमें देखा जाता है, तो अपूर्ण प्रभाविता का एग्जाम्पल है स्नैपड्रैगन, फॉर ए क्लॉक एंड मिराबिलिस जलापा एंड मटर का मंड संश्लेषण। ये 4 एग्जाम्पल है अपूर्ण प्रभाविता का, याद रख लेना। दोनों जनकों का रक्त समूह AB है, तो संतति का रक्त समूह क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा आप लोग करेक्ट करना। दोनों जनकों का रक्त समूह अब लिखा गया, अब नहीं है, ये क्या है, AB है। क्या है, AB।
टाइपिंग मिस्टेकिंग है। तो दोनों जनकों का रक्त समूह AB है, तो संतति का रक्त समूह क्या होगा? अगर हम बताएं इसका, मान लो कि एक ना ये मेल है और ये फीमेल है, इसका भी AB ब्लड ग्रुप है और इसका भी AB ब्लड ग्रुप है, तो इसका क्या बनेगा? जीनोटाइप क्या बनेगा? अगर हम जीनोटाइप बनाएं तो जीनोटाइप यही बनेगा। जीनोटाइप जगह ही नहीं बचता है, क्या करें? जीनोटाइप इसका क्या बनेगा? ये बनेगा। जब आई ए से मिलेगा तो A ब्लड ग्रुप, आई ए बी से मिलेगा तो B ब्लड ग्रुप, जब आई ए बी से मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, फिर जब आई बी ए से मिलेगा तो ए बी ब्लड ग्रुप, जब आई बी बी से मिलेगा तो बी ब्लड ग्रुप। तो इसमें कौन कौन सा हो सकता है? ए बन सकता है ब्लड ग्रुप, बी बन सकता है ब्लड ग्रुप और ए बी, यानी हम ऑप्शन बी इसका करेक्ट करेंगे। क्या? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी सही। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। प्रथम फिलियल पीढ़ी में, प्रथम फिलियल यानी प्रथम जनरेशन, ठीक है, फिलियल का मतलब क्या? तो जनरेशन। प्रथम फिलियल पीढ़ी में देखने वाले लक्षण को क्या कहते हैं? जो प्रथम पीढ़ी, यानी मान लेते हैं हम कि मेंडल का प्रथम क्या था? मेंडल का एक संकर संकरण है, मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग करा रहा, तो F1 पीढ़ी में कौन लक्षण प्रदर्शन करता है? F1 में प्रभाविता करता है या अप्रभाविता करता है? अप्रभावी करता है। F1 में कौन करता है? प्रभावी लक्षण, क्योंकि F1 में सिर्फ कौन दिखते हैं? सिर्फ लंबे पौधे दिखते हैं, बौने पौधे नहीं दिखते हैं। बौने पौधे को क्या करता है? प्रभावी लक्षण दबा देता, प्रभावित कर देता उसको। तो क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रभावी लक्षण। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से कौन सा टेस्ट क्रॉस है? टेस्ट क्रॉस कब होगा? तो टेस्ट क्रॉस जिसे हम बोलते हैं हिंदी में परिरक्षार्थ संकरण, तो टेस्ट क्रॉस कब होगा? तो टेस्ट क्रॉस के लिए याद रखो, एक अपूर्ण क्या होनी चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए, विषम युग्मजी होना चाहिए। मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या है? विषम युग्मजी है। और ना एक ये क्या है? विषम युग्मजी है। और एक क्या होनी चाहिए? अप्रभावी समयुग्मजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अप्रभावी समयुग्मजी, यानी अप्रभावी समयुग्मजी कहने का मतलब ये कंडीशन, इनके बीच क्या होता है? टेस्ट क्रॉस होता है, यानी परिरक्षार्थ संकरण होता है। देख लो ऐसा ऑप्शन कहाँ? तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। ऐसा ऑप्शन कहाँ है? तो ऐसा ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन सी सही होगा। कौन होगा? ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र वर्गीकरण के नियम को किनके मदद से समझा जा सकता है? स्वतंत्र वर्गीकरण नहीं, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किसके मदद से समझा जा सकता है? किसके मदद से समझा जा सकता है? द्विसंकर संकरण के मदद से समझा जा सकता है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम किससे समझा जा सकता है? तो द्विसंकर संकरण के नियम से, डाई हाइब्रिड क्रॉस से, क्योंकि मैंने पहले बोला था एक संकर संकरण प्रयोग जब किया था मेंडल ने, उस एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पे उन्होंने दो नियम दिया था, एक प्रभाविता का नियम दिया था, एक पृथक्करण का नियम दिया था, और द्विसंकर संकरण प्रयोग के आधार पर उन्होंने स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। अब प्रभाविता का नियम का क्या था? मतलब इसका कुछ क्या था? डिसयूज था, कुछ गलती था, डिमेरिट्स था, तो उसका एक्सेप्शन क्या था? अपूर्ण प्रभाविता और सप्रभाविता। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बार बार मैंने रिपीट करके दिया समझाने के लिए। मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम पर बहुत पास स्थित जीन्स के लिए लागू नहीं होते हैं। क्या लागू नहीं होते हैं? क्या लागू नहीं होते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है कुछ गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी है समझात गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर सी है
एक्स क्रोमोसोम, ऑप्शन नंबर डी है ऑटोसोम। तो मेंडल के स्वतंत्र अपीवन के नियम पर बहुत पास पास स्थित जीन्स के लिए लागू नहीं होता है। क्या लागू नहीं होता है? समजात गुणसूत्र, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर 19 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। 19 में बोल रहा है एक विशेष जो 3 या 3 से अधिक एलील्स से नियंत्रण होता है उसे क्या बोलते हैं? जो क्या आता है, जो क्या आता है 3 या 3 से अधिक एलील्स का नियंत्रण करता हो उसे बोलते हैं हम बहुप्रभाविता। क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? बहुप्रभाविता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुप्रभाविता। बहुप्रभाविता का अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, इसका क्या क्या एग्जाम्पल हो सकता है? तो इसका एग्जाम्पल होता है फिनाइल कीटोनुरिया एंड दात्र कोशिका अरक्तता यानी सिकल सेल एनीमिया। बहुप्रभाविता का 2 एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर दूसरा पढ़ते हैं। मैंने इसका आंसर भी बता दिया और ऑप्शन भी, क्वेश्चन भी पढ़ दिया और इसका आंसर भी बता दिया। ऑप्शन नंबर दूसरा देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी सी। एक जीन जो बहुदृश्य प्रारूप अभिव्यक्त को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं? जो बहुदृश्य प्रारूप को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पता बोलते हैं। जो एक जीन जो बहुदृश्य प्रारूप अभिव्यक्त को दर्शाता है उसे क्या बोलते हैं? बहुयुग्म विकल्पता। एंड ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है एक विशेष जो 3 या 3 से अधिक जीन्स का नियंत्रण, अगर 3 या 3 से अधिक एलील का नियंत्रण करेगा तब उसे हम बहुप्रभाविता बोलेंगे। अगर 1 या 3 या 3 से अधिक जीन को डायरेक्ट कर रहा है तब उसे हम बहुजीनी वंशांगति बोलेंगे यानी इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहुजीनी वंशांगति हो जाएगा। अब बहुजीनी वंशांगति का एग्जाम्पल क्या हो जाता है? मनुष्य की लंबाई और मनुष्य का रंग। क्या लंबाई सिर्फ लंबे और बौने पौधे होते हैं? इस बौने पौधे को सॉरी कि क्या मनुष्य की लंबाई सिर्फ लंबे कद के आदमी होते हैं या सिर्फ बौने कद के आदमी होते हैं? नहीं, मनुष्य के क्या है? बहुत सारे सेट हैं। क्या है? बहुत सारे सेट हैं। लंबे आदमी भी हैं, बौने आदमी भी, और उसके बीच के बहुत सारे जैसे मंझोले, संझले, बहुत सारे कद हैं। क्या मनुष्य का रंग सिर्फ 2 कलर का है? या तो गोरा या तो काला? नहीं, कोई सांवला भी है, कोई थोड़ा सांवला है, कोई ज़्यादा गोरा है, कोई हल्का कम गोरा। इसके बीच की क्या है? बहुत सारे ट्रेट्स हैं। इसलिए क्या बोलते हैं इसे? बहुजीनी वंशांगति, जो 1 से अधिक जीन का लक्षण नियंत्रण करता हो। और बहुप्रभाविता उसे बोलते हैं जो 1 से अधिक एलील्स का नियंत्रण करता हो, 3 से अधिक एलील्स का नियंत्रण करता हो। अब क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ेंगे। वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन में बोल रहा है मॉर्गन, उनके साथ ही सटन एंड बोवरी एंड मेंडल। तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया शैतान व बोवरी, नहीं, ये सटन एंड बोवरी है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका सही है, सटन एंड बोवरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है वंशांगति के गुणसूत्रीय सिद्धांत किसके प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया गया? किसके प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है सटन एंड बोवरी, मॉर्गन, उनके साथ ही हेकिंग, मेंडल। देखो यहाँ भी गलती टाइपिंग हो गया है, मेंडल। तो इसका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मॉर्गन, उनके साथी ने क्या किया था? पहले वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत पर अपना प्रयोग किए थे।
क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, निम्न में से कौन सा 3 वैज्ञानिक ने मेंडल के किए हुए पुनः खोज की थी। मेंडल ने जो खोज किया था, मेंडल ने क्या खोज किया था, मेंडल ने जो खोज किया था, पहले तो मेंडल विश्व विख्यात नहीं हुए, मेंडल का कोई बात ही नहीं माना, क्योंकि मेंडल मैथमेटिक्स का यूज किया था, इसलिए कोई साइंटिस्ट ने मेंडल का बात 1900 ईस्वी में नहीं माना। 1900 ईस्वी तक इनका बात नहीं माना, लेकिन 1900 में क्या 3 साइंटिस्ट आए थे, जिसका नाम है एवेरी, मैकेलॉयड एंड मैकार्टी। इन्होंने मेंडल का, जो कि मेंडल ने बहुत पहले ही जानकारी दे दिया था, वो 1900 ईस्वी में आकर के इन 3 साइंटिस्ट ने दिया था। इसका नाम है एवेरी, मैकेलॉयड एंड मैकार्टी। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। और क्वेश्चन नंबर 24 है, पहली बार क्रोमोसोम मानचित्र, अनुवांशिक मानचित्र किसने तैयार किया था? तो मानचित्र, तो ऑप्शन ए है स्टुअर्ट, क्या होता है, स्टुअर्ट वेंट ने 1911 ईस्वी में, वेटसन और पुनेट ने 1906 ईस्वी में, मॉर्गन ने 1910 ईस्वी में, सटल एंड बोवरी ने। तो इसका ऑप्शन नंबर सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्या था? स्टुअर्ट वेंट ने 1911 ईस्वी में क्या किया था? जीन मैपिंग का खोज किया था। क्रोमोसोमल क्या मैपिंग का क्या किया था? तैयार किया था। जेनेटिक मैपिंग क्या किया था? तैयार किया था। क्रोमोसोम मैपिंग तैयार किया था पहली बार कौन? स्टुअर्ट वेंट ने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि जीन की बीच की दूरी मापी जाती है। तो जीन की बीच की दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? तो मैप इकाई द्वारा। किसके द्वारा मापी जाती है? मैप इकाई द्वारा मापी जाती है। इसमें कुछ समझाने वाला है नहीं। बोल रहा मिलान करने के लिए बहुयुग्म विकल्पता। क्या बहुयुग्म विकल्पता? बहुयुग्म विकल्पता का क्या होगा? सबसे पहले देखो, पुनर्योजन का क्या हो जाएगा? तो पुनर्योजन का हो जाएगा नॉन सिस्टर क्रोमेटेड। ई का हो जाएगा 5। अगर हम मिलाल की बात करें, ई का हो जाएगा ये 5। एंड जीन विनिमय का हो जाएगा आजनक जीन संयोजन, ये हो जाएगा। एंड परिरक्षार्थ संकरण का क्या हो जाएगा? तो परिरक्षार्थ संकरण का ये हो जाएगा। एंड संकर पूर्वज संकरण का क्या आ जाएगा? ये ऑप्शन नंबर 2। और बहुयुग्म विकल्पता का क्या हो जाएगा? ये मानव रक्त समूह। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है, क्या ये भी मिलान करने वाला ही है। बोल रहा है मेंडल ने क्या दिया था? मेंडल ने वंशागति का नियम दिया था। उसके बाद मॉर्गन ने किसका नियम दिया था? मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया था। मॉर्गन ने किस पे प्रयोग किया था? ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया था। अब ड्रोसोफिला के बारे में कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं, ठीक है। कि 1902 ईस्वी में दिया था सटल एंड बोवरी ने क्या? गुणसूत्रीय सिद्धांत। मॉर्गन के बारे में जानते हैं। मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी का डिस्कवर किया था। मॉर्गन ने क्या किया था? डिस्कवर किया था किसका? मॉर्गन ने खोज किया था किसका? लिंकेज यानी संलग्नता का खोज मॉर्गन ने ही किया था। एंड रिकॉम्बिनेंट शब्द का भी खोज किसने किया था? मॉर्गन ने ही किया था। और मॉर्गन ने ही ड्रोसोफिला मक्खी पर अपना प्रयोग किया था। आप जानते हैं कि ड्रोसोफिला मक्खी जो है, ड्रोसोफिला मक्खी में क्या ऐसा था? ड्रोसोफिला मक्खी का ही क्यों चयन मॉर्गन ने किया था? वो इसलिए चयन किया था क्योंकि
वो लैब में ईयरली क्या होता है, ईजिली ग्रो करता था लैब में। इसकी लाइफ साइकिल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि ड्रोसोफिला मक्खी का लाइफ साइकिल कितना है, तो ड्रोसोफिला मक्खी का लाइफ साइकिल 2 वीक है। कितना है, 2 वीक है। कितना है, 2 वीक है। ड्रोसोफिला मक्खी का लाइफ साइकिल कितना है, 2 वीक है। ठीक। एंड ड्रोसोफिला मक्खी को क्यों चुना था, वो इसलिए कि वो इजीली ग्रो करता था लैब में, उसका लाइफ साइकिल 2 वीक का था। ये एक बार सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान बहुत सारे क्या करता था, जनरेशन पैदा करता था। लिंग इसमें क्या था, पूरा स्पष्ट था कि इसमें मेल है, ये फीमेल है, पता चलता था। एंड आनुवंशिक विभिन्नता अनेक प्रकार के कम क्षमता वाले जो माइक्रोस्कोप से देखे जाते थे, ये क्या आते थे, माइक्रोस्कोप से देखे जाते थे। ठीक। वंशांगति मॉर्गन ने क्या ड्रोसोफिला पे प्रयोग किया था, हैकिंग ने किस पे किया था, हैकिंग ने किया था अक्स काय खोज दिया था। हैकिंग ने क्या दिया था, अक्स काय का खोज किया था, जिसे एक्स बॉडी बोलते हैं। और वंशांगति का गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया था, सटन एंड बोबरी ने। यानी हम क्वेश्चन नंबर 27 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27 का ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 2, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 3, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 4 और डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 1। अब क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रोग और उनके लक्षण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब फिनाइल कीटोनूरिया कि अगर हम फिनाइल कीटोनूरिया की बात करें, फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, तो वो हम बात कर लेते हैं। पहला बोल रहा है फिनाइल कीटोनूरिया। फिनाइल कीटोनूरिया रोग है, इनके लक्षण क्या है, वायु के संपर्क में आने पे मूत्र का काला होना। फिनाइल कीटोनूरिया रोग हमें कैसे पता चलेगा, जब वायु के संपर्क में आएगा तो इसका मूत्र का रंग कैसा हो जाएगा, मूत्र का रंग काला हो जाएगा। फिनाइल कीटोनूरिया में क्या होता है, फेनिल एनिलीन जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है किसमें, चलो हटाओ। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में उसके बाद ऑप्शन नंबर बी डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या हो जाता है, चेहरा मंगोलियम जैसा हो जाता है। अब डाउन सिंड्रोम में ये जगह पूछा जाता है क्वेश्चन ये कि डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, तो गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। क्लाइनफेल्टर में भी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। और डाउन सिंड्रोम से और क्या बनने वाले क्वेश्चन है, तो डाउन सिंड्रोम से और क्या क्वेश्चन बनते हैं, डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन ये बनते हैं कि डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन ये बनते हैं कि ये इसमें ना 47 गुणसूत्र कैसे होता है, तो 21वें जोड़ी गुणसूत्र जो होता है ना उसमें एक गुणसूत्र बढ़ने के कारण क्या होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। यानी 21वें जोड़ी गुणसूत्र में क्या होता है, ट्राइसोमी के कारण क्या होता है, गुणसूत्र 47 हो जाता है। अब गुणसूत्र 47 होगा तो उसे डाउन सिंड्रोम बोलेंगे। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, XXY क्रोमोसोम हो जाता है। क्या हो जाता है, XXY क्रोमोसोम, यानी इसमें भी गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 47। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का लक्षण क्या है, इसमें छोटा गर्भाशय होता है, अल्पवर्धित अंडाशय होता है और अविकसित स्तन होता है। और डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या कितना हो जाता है, 45। कितना, 45 कितना होता है, 45 हो जाता है। कितना हो जाता है, 45 हो जाता है। अब उसके बाद देखेंगे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया में इसका आरबीसी का आकार जो होता है, अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है तो उसका आरबीसी का आकार क्या हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है, हंसियाकार हो जाता है, जिससे ब्लड
पूरी तरह से आरबीसी फॉर्मेशन नहीं कर पाता है, जिससे सिकल सेल एनीमिया होता है। हीमोफीलिया में क्या होता है? तो हीमोफीलिया में क्या होता है, अगर कोई भी शरीर का कोई भी पार्ट थोड़ा से भी कट जाता है, थोड़ा सा भी ठोकर लग जाता है, चोट लग जाता है, जिससे ब्लड निकलने लगता है, तो वो ब्लड रुकता नहीं है। हीमोफीलिया रोग में ब्लड बहते रह जाता है और इतना बह जाएगा, अब ऐसा कंडीशन आ जाता है कि उसका डेथ हो जाएगा। तो हीमोफीलिया में क्या होता है, किसी भी चोट लगने या कटने के बाद ब्लड नहीं रुकता है। वर्णांधता, वर्णांधता में क्या होता है, लाल और हरे रंग में यह पहचान नहीं कर पाता है, इसलिए जिसको वर्णांधता होता है उसको कभी भी रेलवे में नहीं रखेगा। क्या करता है वो, रेलवे में उसको कभी भी नहीं रखेगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। सिकल सेल एनीमिया जो होता है, सिकल सेल एनीमिया की कब होता है? तो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये 11वें गुणसूत्र पर एक्ट करता है। कौन से गुणसूत्र पर? 11वें गुणसूत्र के कमी के कारण क्या होता है, 11वें गुणसूत्र में प्रॉब्लम होने के कारण सिकल सेल एनीमिया होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कब होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। फिनाइलकीटोनुरिया कब होता है? तो 12वें गुणसूत्र में कोई परिवर्तन होने के कारण होता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सी होता है? 7वां गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण होता है। और वर्णांधता क्या होता है? अक्ष गुणसूत्र में परिवर्तन होने के कारण होते हैं। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था, 29 क्वेश्चन। तो 29 क्वेश्चन में आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि पूछे जाने की संभावना है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सपोर्ट करें हमें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।